नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। आप लोगों ने अक्सर करके सुना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इनकी जो नियुक्ति है साथियों वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में भी रहता है ये। तो आज जरा हम इसी टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या और किस तरीके से आया है, कैसे काम करता है और इसकी आलोचना आखिरकार क्यों की जाती है। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो साथियों तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस बहुत सारी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग बीईओ एग्ज़ाम की या फिर आरओ एग्ज़ाम की या फिर अपकमिंग पीसीएस एग्ज़ाम की, आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको यहाँ पर डेली बताए जाते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है हमारे किसी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और ये है हमारे टेलीग्राम का लिंक, स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन। आप यूट्यूब पर मतलब टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करिएगा स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन और आपको ये पीडीएफ वहाँ पर फ्री में प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के टॉपिक को शुरू करता हूँ। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम है क्या? तो कॉलेजियम सिस्टम साथियों एक ऐसा सिस्टम है जिससे जो हमारे जज हैं, ठीक है, जो हमारे जज हैं इनकी नियुक्ति और इनका ट्रांसफ़र किया जाता है। ध्यान रखना, जज कोई नियुक्ति और जज का ट्रांसफ़र करने का अधिकार कॉलेजियम सिस्टम के पास है। हालांकि कहने के लिए हम ये बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, है ना, चाहे जज हो सुप्रीम कोर्ट का या फिर वो हाई कोर्ट का, इन सब की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी की नियुक्ति नहीं करते हैं कि जिसका मन आया उसकी नियुक्ति कर दी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। वो उसी की नियुक्ति करते हैं जिसका नाम कॉलेजियम सिस्टम सजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉलेजियम प्रणाली क्या है। तो जजों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की प्रणाली है। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही बनाई है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। हाँ, कि ये जो सिस्टम है ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बनाया है जरा इसकी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। देखो 1981 में क्या हुआ कि एसपी गुप्ता नाम मतलब ये जो केस है ये से एसपी गुप्ता केस के नाम से जाना जाता है। और 1981 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होगी, ठीक है, ये केवल और केवल चीफ जस्टिस के पास नहीं होगी, ठीक है। यानी चीफ जस्टिस कैसे बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, इस मामले से जुड़ा हुआ सवाल सुप्रीम कोर्ट से 1981 में पूछा गया। और जब इसका सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में सारे के सारे अधिकार सीजीआई के पास नहीं होने चाहिए। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें सरकार का भी कोई ना कोई पक्ष होना चाहिए, सरकार की भी भूमिका होना चाहिए, ऐसा कहा गया 1981 में। लेकिन चूंकि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर करके अपने फैसलों को बदलता रहता है तो यहाँ पर भी सेम ही हुआ। 1993 में दूसरा केस आया जिसमें 9 जजों की एक बेंच ने कहा कि जजों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की राय को बाकी लोगों की राय से ऊपर तरजीह दी जानी चाहिए। यानी यहाँ पर आप ये देखिए कि 1981 में ये कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सारे के सारे अधिकार चीफ जस्टिस के पास नहीं है, सरकार के पास भी है। वहीं 1993 में ये कहा जा रहा है कि ठीक है सरकार के पास भी अधिकार हैं, लेकिन अगर कोई बात चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो वो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है अन्य लोगों से। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर 1998 में तीसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का आकार बढ़ाते हुए कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कॉलेजियम के माध्यम से ही भरे जाएंगे। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें टोटल 5 जज शामिल होंगे। 5 जज कौन होंगे? 1 होंगे सीजीआई और 4 होंगे उनके सहयोगी। यानी टोटल 5 जजों की एक बेंच बना दी गई, ठीक है। इसी 5 जजों की बेंच को हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम। इसमें 1 होंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बाकी होंगे सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य न्यायाधीश जो कि सीनियर जज होंगे, और इन्हीं 5 जजों को मिलकर के बनता है हमारा कॉलेजियम, ठीक है। हाँ, तो ये आपका कॉलेजियम बना दिया गया। अब कॉलेजियम जो है कैसे काम करता है, देखो सुप्रीम कोर्ट में अगर जो है कॉलेजियम बनता है, क्योंकि कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के लिए भी काम करता है, हाई कोर्ट के लिए भी काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य जज भी शामिल होते हैं, जो ऊपर मैंने बताया ना 5 जज, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए जो कोलिजियम बनेगा उसमें टोटल 5 जज होंगे। इनमें एक होंगे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 4 लोग होंगे सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज। हाई कोर्ट में अगर हम आ जाए तो देखो हाई कोर्ट में भी, क्योंकि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी कोलिजियम करेगा, तो हाई कोर्ट का जो कोलिजियम बनेगा वो बनेगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब जैसे मान लो अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, तो हमारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यूपी का जो हाई कोर्ट है, उसमें अगर किसी जज की नियुक्ति करनी है तो उस जज की नियुक्ति जो है वो यूपी का कोलिजियम करेगा, यूपी का जो हाई कोर्ट है उसका कोलिजियम करेगा। तो यूपी के हाई कोर्ट के कोलिजियम के हेड कौन होंगे? वो होंगे साथियों यूपी के मुख्य न्यायाधीश, यानी जो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश तथा उसके 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। तो यहां पर भी 5 जज ही होंगे, लेकिन ये 5 जज सुप्रीम कोर्ट के नहीं होंगे, बल्कि ये 5 जज होंगे हाई कोर्ट के। तो इस तरीके से ये हाई कोर्ट के लिए काम करता है, ठीक है। हाँ, अब जो हम पढ़ते हैं ना कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वो राष्ट्रपति करते तभी हैं जब कोलेजियम इसकी सिफारिश करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कोलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने के बाद की प्रक्रिया में शामिल होती है। यानी सरकार उसी को जज बना सकती है जिसका नाम कोलेजियम सजेस्ट करे। अगर कोलेजियम सजेस्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप जज कभी भी नहीं बन सकते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। अब मान लो अगर कोई व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए कोलेजियम कैसे काम करता है, तो उसके लिए भी क्या बनेगा, एक कोलेजियम बनेगा, है ना, कोलेजियम। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो कोलेजियम कैसे बनेगा, देखो सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, सबको पता है। अगले सीजीआई के संदर्भ में निवर्तमान सीजीआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं, किसके माध्यम से, कोलेजियम के माध्यम से करते हैं। ठीक है, कोलेजियम में कौन होगा, एक तो यही सीजीआई होंगे और 4 होंगे इनके अन्य सहयोगी। तो 5 जजों का कोलेजियम ये बताएगा कि अभी जो सीजीआई हैं इनके बाद अगले सीजीआई कौन होंगे, यानी इनके उत्तराधिकारी कौन होंगे। ठीक है, नियम इसमें यह है कि सामान्य रूप से जो वरिष्ठ जज होता है उसी को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, क्योंकि 1970 के दशक में इसका उल्लंघन हो गया था इंदिरा गांधी के समय पे। आप लोगों को शायद ये बात की जानकारी होगी कि इंदिरा गांधी ने जो है जस्टिस खन्ना और अन्य जो जज थे इनके मामले में वरिष्ठता का उल्लंघन कर दिया था और अपने किसी खास जज को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। बाद में इन लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया था। तो ये तो बात हुई मुख्य न्यायाधीश के लिए, है ना, सीजीआई के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य जज है उनकी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के लिए नामों का चयन का प्रस्ताव सीजीआई द्वारा शुरू किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा ये तय करेंगे सबसे पहले कौन, सीजीआई। सीजीआई कोलेजियम के अन्य सदस्यों के साथ साथ उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करता है जिसको न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता है। ठीक है, अब मान लो किसी जो है हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाना है तो सीजीआई में, मतलब जो सीजीआई होंगे वो तो कोलेजियम में शामिल होंगे, इसके अलावा 4 अन्य सदस्य हैं वो भी होंगे। इसके अलावा जिस उच्च न्यायालय में वो जज है वहाँ के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी ये पूछा जाएगा कि इसका ये जो व्यक्ति है ये हाई कोर्ट में जाने के योग्य है या नहीं। ठीक है, इसके पश्चात कोलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिश भेजता है, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टम है। ये देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल टॉपिक है ये, है ना। तो इस तरीके से अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हो तो 5 जज तो वो और 1 जज कहाँ के, हाई कोर्ट के। ये 6 लोग मिलकर के तय करेंगे कि कौन व्यक्ति मतलब सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं वो वही व्यक्ति होते हैं जो पहले हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। आप हाई कोर्ट में जज हैं तभी सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हो, ये नियम है। ठीक, तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब अगर हाई कोर्ट में कोई मुख्य न्यायाधीश बनना चाहे तो कैसे बनेगा, देखो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य से ना होकर किसी अन्य राज्य से होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति यूपी के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है तो वह यूपी से नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, पहला नियम यह है। यद्यपि चयन का फैसला कोलेजियम द्वारा लिया जाता है। कोलेजियम जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया वही।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश सीजीआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कोलेजियम द्वारा की जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश मतलब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनके नाम की सिफारिश कौन करेंगे? सीजीआई करेंगे और उनके साथ 2 अन्य न्यायाधीश करेंगे, यानी 3 लोगों का कोलेजियम ये तय करेगा कि हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा। हालांकि इस प्रस्ताव को संबंधित उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श के बाद पेश किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी अगर आपको हाई कोर्ट में जज बनना है तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका भी जो है सिफारिश यहाँ पर ली जाएगी। इसके बाद ये सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिए राज्यपाल को सलाह देते हैं और बाद में जाकर के जो है फिर राष्ट्रपति इन सभी लोगों की नियुक्ति कर देते हैं। तो कुल मिला के कौन व्यक्ति जो है बनेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश या किसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ये जो है ये तय करता है कोलेजियम, ध्यान रखना। ठीक है, ये कोलेजियम तय करेगा कि कौन व्यक्ति बनेगा किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब इसमें कुछ मुद्दे भी आते हैं, जैसे ये आरोप लगता है अक्सर करके न्यायपालिका पे कि क्या कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका का बहिष्करण कर दिया है, यानी कार्यपालिका की कोई भूमिका न्यायपालिका के मतलब न्यायाधीशों के चयन में नहीं है। यानी अगर किसी का नाम कोलेजियम ने भेज दिया तो फिर उस नाम को लेकर के कार्यपालिका कुछ नहीं कर सकती। न्यायपालिका ने कह दिया कि इसको बनाइए आप जज, तो आपको बनाना पड़ेगा, सीधी बात। ठीक है, यानी कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है, कार्यपालिका को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है न्यायाधीशों की नियुक्ति में। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का बहिष्कार हो गया है। ठीक, इनका कोई रोल इसमें नहीं है, केवल कोलेजियम ही देखेगा। दूसरा, इन पर पक्षपात और भाई भतीजावाद की संभावना का आरोप लगता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो कोलेजियम के जज हैं वो अपने ही परिवारीजन के मतलब अपने ही परिवारीजन जो होते हैं या भाई के बच्चे हैं या अपने बच्चे हैं या अपने रिश्तेदार हैं, उन्हीं को ही कोलेजियम के माध्यम से जज बनाते रहते हैं और ऐसा कई बार देखा भी गया है। ठीक है, अगर आपके परिवार में एक कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश हो जाए तो बहुत हद तक संभावना है कि आपके परिवार में फिर जज पैदा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोलेजियम आपके नामों की सिफारिश करना शुरू कर देगा। तीसरा, इसमें आरोप लगता है कि ये क्लोज डोर मैकेनिज्म है, यानी कोलेजियम के अंदर क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता। ठीक है, कोलेजियम के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। जो भी चीज़ें कोलेजियम के अंदर चल रही हैं वो बिल्कुल गुप्त है, कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हो रहा है, किसके नाम का फैसला लिया जा रहा है, किसके नाम को हटाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से कोलेजियम के अंदर की बात है। तो बाहर मतलब इसमें देखा जाए तो इसमें पारदर्शिता नहीं है, ये पूरी तरीके से अपारदर्शी सिस्टम है। बात समझ पा रहे हो? हाँ। और चौथा, असमान प्रतिनिधित्व। ये खासकर काम करता है महिलाओं के लिए, क्योंकि कोर्ट में महिलाओं की संख्या ऑलरेडी कम है, तो फिर महिलाओं को जज बनने से मतलब महिलाओं के जो जज बनने के अवसर है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, तो ये असमान प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा देता है। अब सवाल उठता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने क्या किया था, एक नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने का फैसला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा इस तरीके का कोई भी आयोग नहीं बन सकता, नेशनल जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कोलेजियम जो है, कोलेजियम को ही अधिकार है जजों की नियुक्ति का, सीधी बात है। कोलेजियम ही जजों की नियुक्ति करेगा और कोई नहीं कर सकता। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में सारी शक्ति रखता है। सरकार अगर कोई ऐसा आयोग बनाती भी है जो कोलेजियम को ख़त्म करे तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ही समाप्त कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पहले ही कह दी है कि जजों की नियुक्ति का जो अधिकार है हमारा, ये संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, ये संविधान का मूल ढांचा है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो जजों की नियुक्ति कर रहा है ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि एक सेकेंड, हम लोग जानते हैं कि केशवानंद भारती वाले केस में ऑलरेडी ये फैसला आ चुका है कि कुछ भी आप संशोधन कर लीजिए संविधान में, लेकिन जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे पर कोई भी प्रहार आप नहीं कर सकते।
तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मूल ढांचा बना लिया है, अपना फंडामेंटल राइट बना लिया है, इसीलिए कॉलेजियम पर कोई भी कानून बनाना लगभग असंभव है। कोई भी कानून नहीं बन सकता कॉलेजियम पर। सरकार कोई बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम करना चाहे तो बात अलग है, अदरवाइज सामान्य परिस्थितियों में इसमें कुछ नहीं हो सकता। जैसे नियुक्तियां चल रही हैं वैसे ही चलती रहें। अब इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में दें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये सिस्टम सही है या गलत है, या इसमें सुधार होना चाहिए तो सुधार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। अगर इसकी PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसका नाम है स्टेट PCS प्रिपरेशन। ठीक, तो इसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।